Hello students, how are you doing? Let's continue the topic cell. In the last lecture I explained you the unicellular and multicellular and importance of cell. Today we will continue the parts of cell. हमारा अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल। तो पार्ट्स ऑफ सेल के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे टॉपिक किस तरीके से फ्लो करने वाला है, यानी टॉपिक फ्लो कैसे रहने वाले हैं आगे के सेशंस के। तो as you can see the flow chart, a cell is made up of mainly three parts, cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, cell membrane, cytoplasm and nucleus. चाहे कोई भी सेल हो, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, हर सेल के अंदर आपको ये तीन पार्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। इन सेल्स के पार्ट्स को आगे भी डिवाइड किया गया है, जैसे साइटोप्लाज्म को आगे डिवाइड किया गया है सेल ऑर्गेनल और सेल इंक्लूजन में। सेल ऑर्गेनल मतलब सेल के वो पार्ट्स जो लिविंग हैं, कैसे हैं, लाइव हैं, लाइव पार्ट्स। और ये कैसे होंगे, डेड कह सकते हो, आप कह सकते हो नॉन लिविंग कह सकते हो, जो आप चाहें। ये डेड पार्ट हैं, ये लाइव पार्ट हैं, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इस सेशन में। साइटोप्लाज्म चूँकि लंबा टॉपिक है इसीलिए इसे हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और यू वांट टू से डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन्स। जितनी भी हमारी सेल के अंदर बहुत सी लेयर्स होती हैं, क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं या कवर्स होते हैं। और सबसे पहले तो सेल का ही खुद का अपना एक कवर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको भी दिखाता हूँ सेल, यहाँ पे आप सेल देख पा रहे हैं। तो ये देखिए सेल के सबसे बाहर की लेयर, ये जो आपको ये दिख रही है, ये क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो लेयर है, ये इसकी आउटलाइन जिससे बनी है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे मैं अलग कलर से बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की दूसरी मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। ऐसे ही ये सेल की मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कवर होती है सेल इसके अंदर, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे सेल कवर्ड होती है, उसका काम क्या होता है, वो सेल की लिविंग और नॉन लिविंग सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है। सेल के चारों तरफ सेल क्या होती हैं, बहुत सारी सेल एक साथ होंगी, तो एक सेल को दूसरी सेल से अलग करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है बहुत कम है, यानी 8 नैनोमीटर है, बहुत छोटी, ठीक है। मीटर से भी छोटा, माइक्रोमीटर, उससे भी छोटा नैनोमीटर है, ठीक है। अगला क्या होता है, सिलेक्टिवली कंट्रोल। ये सिलेक्टिवली कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सेलुलर मटेरियल। अब सेल के अंदर जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी इस प्रोसेस में निकलता है वेस्ट, उसका आना जाना कौन कंट्रोल करता है, मेम्ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, मेम्ब्रेन करती है। जैसे कैसे करती है, आपने देखा होगा किशमिश, रेजिन्स को, अगर हम रेजिन्स को पानी में भिगोएं तो क्या होगा, इमेजिन कर सकते हैं आप। जब हम रेजिन्स को पानी में भिगोते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, वो स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, पानी रेजिन्स के अंदर चला जाता है। तो पानी कैसे अंदर चला जाता है, क्योंकि जो किशमिश होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो अलाउ करती है सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने के लिए, तो पानी भी अंदर जा सकता है। अगर आप वही पानी अब क्या करें, नमक का पानी कर दें और उसमें फिर किशमिश भिगोएं दूसरी सूखी हुई, तो क्या होगा, अब की बार पानी तो अंदर जाएगा लेकिन नमक अंदर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो नमक को जाने नहीं देगी, क्योंकि मेम्ब्रेन के जो पोर्स होंगे, जो होल्स होंगे, वो छोटे छोटे होंगे, नमक का साइज़ बड़ा होगा तो वो अंदर नहीं जाने देगा। तो ऐसे ही सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव होती है, वो चीज़ों को चुनकर अंदर जाने देती है, फिल्टर करके अंदर जाने देती है, कितनी चीज़ें अंदर जाएंगी और कितनी बाहर ही रह जाएंगी। तो ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। दूसरी बात क्या होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल रिकॉग्निशन। जैसे आपकी बॉडी में बहुत से ऐसे केमिकल सेक्रेट होंगे जो एक पर्टिकुलर वर्क करेंगे, ठीक। जैसे हम बात करें हार्मोन्स की, हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिफरेंट काइंड के वर्क करते हैं, जैसे हमारी ग्रोथ का बढ़ना, हमारी बॉडी की ब्लड शुगर का मेंटेन होना, सारी चीज़ें हमारी बॉडी पे जो हमारे सेक्सुअल चेंजेस होते हैं वो भी सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अब जो हार्मोन होता है वो ब्लड में सेक्रेट होता है, अब उसे कैसे पहचानना होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर काम करना है। अब वो तो एक केमिकल है, उसके पास तो दिमाग नहीं है, वो कैसे पहचानेगा। तो उसने पहचान के लिए क्या नेचर ने सिस्टम बनाया बड़ा अच्छा सा, उसने क्या कर रखा है, हर टाइप की सेल को एक डिफरेंट टाइप की प्लाज्मा एक मेम्ब्रेन दी हुई है,
ठीक है, यानी हर अलग अलग काइंड की सेल की जो मेम्ब्रेन है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपकी चिट्ठी, जैसे अब तो चिट्ठी नहीं आती, लेकिन अगर आप सोचो कि इमेजिन करो कि चिट्ठी आपने लिखी अपने किसी के लिए, और वो चिट्ठी क्या होती है, आपने पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद क्या होता है, पोस्टमैन उसे कलेक्ट करता है ना। फिर उसके बाद उसे, आपको मान लिया इमेजिन करो दिल्ली भेजना है, तो वो क्या करता है, जो आपके यहाँ का पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से वो कहाँ भेजी जाएगी, दिल्ली। दिल्ली से जो पोस्ट मास्टर होगा वो उस चिट्ठी को लेगा और कहाँ भेज देगा, दिल्ली में जिस मोहल्ले में या जिस भी सेक्टर में आपका पर्सन रहता है उसके वो सेक्टर में भेजा जाएगा। उस सेक्टर में भी एक पोस्ट ऑफिस होगा, उस पोस्ट ऑफिस का बंदा जाएगा और एड्रेस लिखा होगा जो चिट्ठी पे ऊपर, उस एड्रेस को ढूंढेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हार्मोन क्या होता है, एड्रेस ढूंढता है। हार्मोन क्या करता है, एड्रेस ढूंढता है। और वो एड्रेस कैसे मिलता है, वो एड्रेस कहाँ मिलेगा, वो एड्रेस क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिफाफे के ऊपर तुमने एड्रेस लिखा है वो हार्मोन के ऊपर लिखा है। हार्मोन कैसे पहचानेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो जैसे ही उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख जाएगी तो उसे मालूम चल जाएगा कि मुझे यही काम करना है। ठीक है, तो सेल क्या होती है, सेल सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। अगला क्या होता है, डायनामिक स्ट्रक्चर विद डिस्टिंक्ट इनसाइड आउटसाइड फेसेस। मतलब कि एक डायनामिक, बहुत सारी वैरायटी वाला स्ट्रक्चर होता है इनसाइड और आउटसाइड से। आगे हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की स्टडी करने से पहले हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जब मैंने अभी आपको एक प्लांट सेल, सॉरी मैंने आपको एक एनिमल सेल दिखाई थी। ठीक है, ये उसके बिल्कुल सेंटर में पाए जाने, आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में है ना, ये आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल बीच में है ये पार्ट हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं अब। ओके, तो जो न्यूक्लियस होते हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब बाहर का कवर। एनवेलप क्या होता है, कवर होता है। तो न्यूक्लियस का कवर क्या कहलाता है, न्यूक्लियर एनवेलप। इसी एनवेलप को मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मेम्ब्रेन कह सकते हो। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, यही मेम्ब्रेन भी कहलाती है। ये डबल लेयर होती है। कैसी होती है, एक ऊपर लेयर होती है, ये आपको दिख रही 1, ये आप बाहर देख सकते हो। ये मैं कलर ले लेता हूँ, नंबर 1, ये बाहर की लेयर दिख रही है। ऐसे ही ये आपको अंदर की लेयर दिख रही है। तो 2 लेयर है ना, 1 2, तो 2 लेयर होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। आगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो 2 पार्ट हैं, अगर हम बात करें, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप 1 और न्यूक्लियोलस ये जो हमारा दूसरा पार्ट है। इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म वर्ड का मतलब होता है जेली लाइक। प्लाज्म का मतलब जेली लाइक, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल है। ये जो दिखता है आपको, ये जो दिख रहा है ना जेली लाइक, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का प्लाज्मा। ठीक है, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस का प्लाज्मा। और इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, जो आपको इस डायग्राम में सही से नहीं दिख रहे हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं, फाइबर होंगे, वो इस तरीके से पूरी सेल में फैले रहते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, स्टाइलिश, इसे अब मिटाते हैं और फिर बना के ट्राई करते हैं। इस तरीके से पूरी सेल में वो फैला रहता है क्रोमेटिन फाइबर। ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है, क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से सेल में फैले रहते हैं। अपने डायग्राम में भी आप इन्हें ऐसे ही बनाइएगा। अब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये होल्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर दिख रहे हैं ना, तो ये होल्स क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो जितना भी न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी बनेगा, जो मैसेज आएगा, वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर आने और बाहर जाने का जो रास्ता है वो न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बना हुआ न्यूक्लियर पोर। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं 1 बाय 1। तो हिस्ट्री की बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को ढूंढने वाले जो बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब अ साइंटिस्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, द साइंटिस्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। तो एक बॉटनिस्ट थे स्कॉटलैंड के, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT नीट में भी कई बार पूछा जाता है। नीट में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
न्यूक्लियस आगे चल के आप पढ़ोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोल्स को परफॉर्म करेंगी, आप पढ़ने को आपको मिलेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब कि प्लांट सेल या एनिमल सेल का जो एम्ब्रियो होता है उसकी ग्रोथ के लिए। एम्ब्रियो मतलब कह सकते हो कि जब एक पेरेंट्स से नया डॉटर या चाइल्ड बनता है तो उसकी डेवलपिंग जो स्टेज होती है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस नेम है ये कैर्नेल या नट मतलब जैसे आपके होते हैं ना, आलमंड हो गया, ये आपका वॉलनट हो गया, तो जो नट्स होते हैं उनके नेम से न्यूक्लियस वर्ड लिया गया, क्योंकि ये दिखता भी कैसा, नट्स की तरह ही तो दिख रहा था, तो ये नट के नेम से लिया गया है। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल, आपने देखा था ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है चारों तरफ, और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस एडवांस है। कैसा है? एडवांस। अभी हम लोग समझेंगे कि एडवांस न्यूक्लियस, आप जो पढ़ रहे हो ये पूरा एडवांस न्यूक्लियस ही पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? एडवांस न्यूक्लियस। लेकिन अभी बहुत छोटा लेवल पढ़ रहे हो आप, आपको इसे डिटेल में पढ़ने का मौका 11th 12th में ही मिलेगा, ठीक है, उससे पहले नहीं मिलेगा अभी। तो एडवांस को भी आप पढ़ तो एडवांस ही रहे हो, लेकिन अभी समझ मत लेना कि ये सारा एडवांस हो गया। फिर क्या होता है? जनरली फाउंड सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल। जनरली क्या होता है? सेल के सेंट्रल रीजन में, आपको दिख रहा है ना, ये सेल के बिल्कुल बीच में बना हुआ है ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये बीच में रहता है। रफली स्फेरिकल इन शेप, यानी इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। आप देख सकते हो कुछ कुछ स्फेयर की तरह है। लार्जेस्ट एंड मोस्टली ईजिली सीन, यानी किसी भी सेल में ये ईजिली दिख जाता है क्योंकि बड़ा होता है, सर्कुलर होता है, सबसे बड़ा स्फेरिकल ऑर्गन होता है, तो दूर से ही दिख जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, यानी हम जो अभी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप कह लो चाहे मेम्ब्रेन कह लो, कुछ भी कह लो, आपके लिए एक ही बात है, मेम्ब्रेन कह लो चाहे न्यूक्लियर एनवेलप कह लो। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जो कवर होता है उसी की वजह से शेप होती है, आप जैसा कवर होगा वैसी शेप होगी, ठीक है। तो फ्रेमवर्क भी कौन देता है? न्यूक्लियर एनवेलप। एक्ट्स एज द बैरियर, अब ये सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए जो न्यूक्लियर पोर हैं वो किसके ऊपर हैं? न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ही तो है, और उन्हीं के थ्रू, उन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू सब्सटेंस आता जाता है। तो ये क्या होता है? एक बैरियर है, ये जिन चीज़ों को अलाउ करता है वही अंदर जाती हैं, और जिन्हें बाहर जाने को कहता है वही बाहर जाती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर है, हर चीज़ को जाने आने नहीं देगा, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को जाने आने देगा। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, इसकी दो लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पोर, अब जैसा कि न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस अंदर और बाहर आते जाते हैं। प्रोटीन चैनल इसलिए कहते हैं इसे हम, प्रोटीन चैनल का मतलब होता है प्रोटीन को जाने आने का रास्ता। जो न्यूक्लियोलस होता है हमारा, उसका मेन फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस करना ही होता है, यानी प्रोटीन का डिफरेंट फॉर्म में बना बना के देना, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। इसीलिए जो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर बनती है या न्यूक्लियस को मैसेज मिलता है प्रोटीन बनाने का, वो सारे मैसेजेस जो होते हैं वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही आते जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है ऐसा जेली लाइक फ्लूइड जिसमें लाइफ भी है। जैसे जेली में लाइफ नहीं होती, आप जो जेली वाली टॉफ़ी लाते हो उसमें कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारा साइटोप्लाज्म है, जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये कैसा प्लाज्मा है? लिविंग प्लाज्मा है, इसके अंदर लिविंग चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे नहीं है कि आप इसे नॉन लिविंग मान लो, ये जेली है लेकिन कैसी? लिविंग है। ये इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी इसी जेली लाइक सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं? डीएनए होती है, आरएनए होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, जो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोजोम्स में। किस में? क्रोमोजोम्स में पढ़ोगे, ठीक है। जनरली क्रोमोजोम ऐसे नहीं पाया जाता है, ऐसे तो क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं, वही क्रोमेटिन फाइबर आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोजोम्स में, ठीक है। अब हम आते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, जेनेटिक मॉलिक्यूल, यानी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या हमारी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाले, जैसे डीएनए और आरएनए, इनसे बनता है हमारा क्या? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन इज अ मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए आर, यानी जेनेटिक मटेरियल को क्या कहेंगे? डीएनए आरएनए।
इनसे मिलके बना हुआ होता है और ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। जब क्रोमेटिन फाइबर कॉइल बनाते हैं, कॉइल की तरह ना आपस में गुथ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है? क्रोमोसोम। यू कैन सी हेयर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आरएनए। अब हमने यहाँ पे जो टर्म पढ़े आरएनए, डीएनए, उनकी डिटेल पढ़ने के लिए तो ये बहुत कठिन टॉपिक है। अभी हम केवल इनका नाम जान ले। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लियस में पाई जाने वाली शुगर वाला एसिड। राइबो मतलब शुगर। राइबो जो वर्ड है ये राइबोज वर्ड से बना है। किससे बना है? राइबोज। राइबोज एक टाइप की शुगर होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो क्या करती है? डीएनए फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। आगे चल के आप पढ़ोगे, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। दूसरा क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए जब इसी राइबोज न्यूक्लिक एसिड से, जब इसी राइबोज से जब क्या होता है? ऑक्सीजन निकल जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, ठीक है। और डीएनए ही क्या होता है? कोड की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। हमारी कोड की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन कैरी होती है। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर दी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब ये जो डीएनए होता है, आपने देखा ना, ये डीएनए, इस डीएनए में जब प्रोटीन जुड़ जाता है, इस डीएनए में जब एक प्रोटीन होता है वो जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? जीन बन जाता है। क्या बन जाता है? जीन्स बन जाती हैं हमारी, जो क्या करती हैं? स्पेसिफिक फंक्शंस को, प्रोटीन्स को कैरी करती हैं। आगे चल के आप पढ़ोगे तो हमारे अंदर जितने भी हमारी जो गुण हैं या जो भी कुछ हैं, हमें अपने पेरेंट्स से मिले, वो सब क्या कहलाते हैं? जीन्स कहलाते हैं। जैसे अगर हमारा चेहरा अपने फादर से मिलता है, तो हमारे अंदर हमारे फेशियल जो कह सकते हो ना कि फीचर्स जो होते हैं, फेशियल फीचर्स, उनका जीन किससे मिला है? फादर से। अगर आपके बाल जो हैं वो आपकी मदर के ऊपर गए हैं, यानी ब्लैक हैं, ठीक है, मदर की तरह है, तो क्या हुआ? जो हेयर कलर का जो जीन है वो आपको किससे मिला? आपकी मदर से मिला। आपकी आइज़ आपकी मदर की तरह है, तो आपकी आइज़ का जो जीन है वो किससे मिला? आपकी मदर से मिला। आपकी टॉलनेस आपके फादर की तरह है, यानी आपको टॉलनेस का जीन आपके फादर से मिला। जीन मतलब क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारी बॉडी, हमें पेरेंट्स, जब हमारी बॉडी ट्रांसफ़र होती है, हमारा फॉर्मेशन होता है हमारे माता पिता से, तो क्या होता है? उनके अंदर की जितने भी ट्रेड्स हैं और मदर के अंदर की जितने ट्रेड्स हैं, फादर मदर के दोनों आपस में क्या होते हैं? एक तरीके से रिएक्शन होती है, और कुछ हमें अपने पेरेंट्स से और कुछ मदर से मिलते हैं, तो जो मिलते हैं दे आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। अब ये क्या होता है? जैसे आप देख सकते हो, ये क्या है? आपका डीएनए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज डीएनए। ये डीएनए है ना। अब ये डीएनए जो होता है, इस डीएनए में जब प्रोटीन जुड़ जाती है, क्या जुड़ जाती है? ये जो दिख रही है, दिस इज प्रोटीन, ठीक है, दिस इज प्रोटीन। डीएनए में जब प्रोटीन जुड़ जाती है, और वो प्रोटीन डीएनए वाला कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन जाता है? जीन। क्या बन जाता है? जीन। जीन कहलाता है, ठीक है। और यही जीन्स जो होते हैं जब आपस में कंडेंस हो जाते हैं, या क्रोमेटिन जब आपस में कंडेंस हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इधर भी बना हुआ है, ये इधर आप देख सकते हो, ये यहाँ पे बना के, ये काहे से बना था? क्रोमेटिन फाइबर थे शुरुआत में। क्या थे? क्रोमेटिन फाइबर थे। यही क्रोमेटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो गया? धीरे धीरे इस क्रोमोसोम में हो गया ना। क्रोमेटिन फाइबर से ये क्रोमोसोम बन गया। अब क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम में इस तरीके से आर्म्स होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। ये जो ऊपर की दो आर्म्स होती हैं, इन्हें हम पी आर्म कहते हैं, पैटीट आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटीट आर्म। टी पी ई टी आई टी ई, पैटीट मतलब छोटी आर्म। क्यू आर्म मतलब लॉन्ग आर्म। पी मतलब शॉर्ट आर्म। सेंट्रोमियर मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, जब आगे चल के ये जो आपका क्रोमोसोम है ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये जो सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पे जो पार्ट होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? यहाँ पर होता है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, कुछ इस तरीके से आप समझ लो कि वो यहाँ पर इस तरीके से क्वाइल्ड होता है, एक तरीके से कह सकते हो पैक्ड होता है, पैकेज फॉर्म में यहाँ पर होता है, ठीक है।
आपको ये चीज़ें खैर आगे पढ़ने को मिलेंगी, अभी आप केवल इनका नाम जान लो, आपको इन चीज़ों को अपने फ्यूचर में पढ़ना है, ठीक है। और मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था, उस वीडियो को देखिएगा कैसे ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम की स्टडी की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब डीएनए जो होता है ये क्वाइल्ड हो जाता है तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। और डीएनए के साथ क्या चीज़ जुड़ती है, और एक प्रोटीन जुड़ता है। डीएनए के साथ एक प्रोटीन जुड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, हिस्टोन। नीट एम्स के क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्या होता है, क्रोमोसोम्स जनरली विजिबल नहीं होते। ये कब विजिबल होते हैं, जब सेल डिवाइड हो रही होती है, वरना ये किस फॉर्म में रहते हैं, जब ये दिखते नहीं तो किस फॉर्म में दिखते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखते हैं। किस फॉर्म में दिखते हैं, क्रोमेटिन्स की फॉर्म में दिखते हैं। जनरली क्रोमेटिन्स रहते हैं, और जब सेल डिवीजन होती है तो किस में दिखते हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ये जो 23 पेयर्स होते हैं, ऐसे कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं। ये आपके, ये एक पेयर है, ठीक है। अगर आप इसे देखो, एक क्रोमोसोम जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर एक क्रोमोसोम समझना चाहो तो मैं अगर ऐसे कर लूँ इसे, ये इस तरीके से, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बचा अब, दिस इज 1 क्रोमोसोम। ये क्या है, 1 क्रोमोसोम है, क्लियर। ये क्या हो गया, 1 क्रोमोसोम, और ये पेयर हो गया, ठीक है। अब ये पेयर हो गया, पहले क्या था, 1 क्रोमोसोम था, इसे हटा दो तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसके पेयर का मतलब ऐसा हो जाए, ठीक। तो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इस न्यूक्लियस के अंदर का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, और जिसका काम क्या होता है, राइबोसोम बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, राइबोसोम का बनना, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन करना। क्या करना, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। बायोजेनेसिस, ठीक। बायोजेनेसिस का मतलब होता है बनना। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नेचुरल फॉर्मेशन। बायोजेनेसिस का मीनिंग क्या हुआ, नेचुरल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है, नेचुरल फॉर्मेशन, याद रखिएगा। तो ये हमारे सेल के कुछ पार्ट्स थे। और अगर आपको सेल का यही डीएनए का स्ट्रक्चर, सॉरी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, आप वैसे ना बनाएं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए हैं, छोटे छोटे होल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वापस आ जाएं, तो ये जो दिख रहे हैं ये दे आर न्यूक्लियर पोर्स। ये जो आपको ये दिख रहा है ये सब क्या है, क्रोमेटिन फाइबर हैं। ये 2 लेयर में बनी हुई मेम्ब्रेन है। इन्हीं क्रोमेटिन फाइबर को डीएनए भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, डीएनए से तो क्रोमेटिन बने होते हैं। तो आप इन्हें चाहे क्रोमेटिन कह लो, चाहे डीएनए कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप इन्हें क्रोमेटिन कहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डीएनए आरएनए के चक्कर में भी ना पड़े, वही अच्छा रहेगा। तो ये आपका टॉपिक था, आप इसे देखिए। मैंने आपको सेल का एक वीडियो भी भेजा था जिसमें आपको इनके बारे में डिटेल में देखने को मिलेगा कि ये होते कैसे हैं, क्या होता है, और हम इन्हें आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला लेसन था, जो सॉरी इसका सेकेंड पार्ट था, जो कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।